Hello class 8th, good morning all of you, and how are you all? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हमारी हिस्ट्री की फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है। इस न्यू सेशन की हिस्ट्री की आज हमारी फर्स्ट क्लास है। सो वेलकम टू 8th क्लास। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर देखेंगे हिस्ट्री का। उससे पहले बच्चों, मैं आप सबको आपके जो आपने लास्ट ईयर मेहनत किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और साथ ही मैं उम्मीद ये लगाती हूँ कि आप अभी भी मेहनत करेंगे, स्टार्टिंग से ही मेहनत करेंगे। आप सब जानते हैं कि हमारा जो लास्ट ईयर यानी कि जो हमारा 2020 का जो हमारा सेशन गया है वो कोविड के वजह से बहुत परेशानी वाला रहा है। सबको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और जिसके वजह से हमारी ऑफलाइन क्लास भी नहीं हो पाई थी जो कि स्कूल में होती है, और हम लोग ने ऑनलाइन क्लास पढ़ाई अपनी की, और बहुत से बच्चों ने बहुत मेहनत की है। अच्छा लगा, बहुत से बच्चों का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, क्योंकि जब हमारा ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और जो फाइनल एग्ज़ाम हमारा एनुअल एग्ज़ाम जब हमारा ऑफलाइन हुआ, स्कूल में हुआ, तो उसमें बहुत से बच्चों का बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी गया है, जिसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जिनका कम मार्क्स है उनके लिए मैं यही कहती हूँ कि बच्चों शुरू से मेहनत कीजिए। अभी हमारी ऑनलाइन क्लास इस सेशन में भी 2021 में भी स्टार्ट हुई है। आगे जो भी होगा उसके लिए आपको नोटिस दे दी जाएगी। जैसा भी ऑर्डर आता है वो आपको नोटिस में दे दिया जाएगा कि कब आपका स्कूल खुल जाएगा या कब आपकी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अभी से बच्चों ऑनलाइन जो क्लास दी जा रही है उसको पूरा अटेंड कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, ताकि जब स्कूल खुल जाते हैं तो आपको वो आता रहे अच्छी तरह से, जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हो, या जो भी आपको डाउट्स होंगे उसको आप क्लियर कर सकते हो। मगर सबसे पहले आपको क्या करना ज़रूरी है, वीडियो देखना यानी कि क्लास अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, आप सब ने लास्ट ईयर देखा था कि किस तरह से क्लासेस गई हैं, रेगुलर क्लास जाती हैं, हर सब्जेक्ट की जाती हैं, और बस आपको ज़रूरी है कि आपको क्लास अटेंड करना, क्योंकि बच्चों जब तक आप नहीं देखोगे, क्लास अटेंड नहीं करोगे, तब तक आपको कोई भी चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चाहे आप स्कूल में पढ़ो चाहे ऑनलाइन पढ़ो, कोई जब आप पढ़ते हो तो आपको कोई भी चीज़ बहुत ध्यान से सुनना देखना ज़रूरी होता है। ठीक है ना, चाहे आप क्लास में भी रहो, और अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, तो आप उसको अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए आपको अभी भी ऑनलाइन जब आपकी क्लासेस हो रही हैं तब भी आपको ये ज़रूरी है कि आपको अच्छे से देखना है और समझना है। जो भी अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप उस चीज़ के लिए आपके पास पर्सनल नंबर भी है मेरा, उसमें आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसलिए अभी जब हम लोग की फ़र्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है तो उसमें हम लोग हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर आपका है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। यानी कि जो यूरोप की जो शक्ति थी, जो पावर्स थे, जो अधिकार, शक्ति मतलब अधिकार, किसी भी तरीके का जब उनके पास पावर होता है या अधिकार होता है, हाँ, तो उन्हें कहा जाता है कि वो अपनी अधिकार जब एक देश दूसरे देश पे जमाना चाहता है या मजबूत बना लेता है तो वो शक्तियाँ हो जाती हैं, शक्तियाँ बन जाती हैं। और इसी तरह से हम देखेंगे कि यूरोप की जो शक्तियाँ हैं, यूरोप का जो अधिकार है, उनका आगमन भारत में किस तरह से हुआ, मतलब वो किस तरह से भारत में आए। अगर हम पहले के समय की, प्राचीन काल की ही बात करें बच्चों, तो हमारे देश का, हमारे भारत देश का बाहर के देशों से, विदेशों से संपर्क बना रहा है। वो कैसे? क्योंकि हम जब भी आयात निर्यात करते हैं, कोई भी सामान को आयात निर्यात मतलब
किसी भी सामान को, किसी भी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे देश में उपलब्ध ना हो या हमारे देश में ना मिलती हो, उन्हें हमें दूसरे देश से मंगवाना, या दूसरा देश जो कि उनके देश में वो चीज़ नहीं पाई जा रही है और हमारे देश में पाई जा रही हो, तो उन्हें यहाँ से मंगवाना, यही आयात और निर्यात कहलाता है। और इसी को जब हम शुरू से ही, अगर प्राचीन काल से ही बात करें, तो हम लोग का ये जो व्यापार था, यानी कि ये जो संपर्क था एक दूसरे से बना हुआ था। और जैसे कहा गया है कि आप सब जानते हो, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश कहलाता है। क्यों कृषि प्रधान देश क्यों कहलाता है? क्योंकि हमारे यहाँ की जो मिट्टी है, या जो भी मिट्टी कह लिया जाए, वो बहुत उपजाऊ है, ठीक है ना। हमारे यहाँ के देश में जो भी, हमारे भारत में जो भी चीज़ फसलें बोई जाती हैं, फसल उगाई जाती है या उपज बोई जाती है, वो बहुत अच्छी फल लाती है। आपने उसको देखा है, आपने देखा है कि वो इस तरह की मिट्टी जो है वो बाहरी विदेशों में नहीं पाई जाती हैं, जिसके कारण से उनको वो चीज़ें जो हमारे भारत में उपलब्ध हो जाती हैं, बाहर के देशों में नहीं मिल पाती हैं। तो वो उसके लिए जब उन्हें प्राचीन समय से ही, जब उन्हें कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी जो कि वहाँ नहीं उपलब्ध होता था, तो वो भारत से मंगवाते थे। और भारत में जो चीज़ से नहीं मिल पाती थी, तो उन्हें वो विदेशों से मंगवाया करते थे। तो इस तरह से प्राचीन काल से ही बाहर के विदेशों का हमारे भारत देश से संपर्क जो है वो बना रहा है। फिर हम बात करेंगे 16वीं शताब्दी की, कि 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्ति ने भारत आना प्रारंभ कर दिया था। हाँ, 16वीं शताब्दी की बात बताया जा रहा है कि उस समय से भारत में व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्ति जो हैं, वो उनका आना जो है वो शुरुआत हो गई थी, प्रारंभ हो गया था। और जिसमें कि अलग अलग उसमें देश, अलग अलग क्षेत्र थे, जैसे कि यूरोप में अलग अलग क्षेत्र, पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी थे और ब्रिटिश थे। ये सब क्या थे? प्रमुख देश थे, हाँ, जो कि भारत में जिनका आगमन हुआ, जिन्होंने भारत में आना शुरू कर दिया अपने व्यापार को करने के लिए। अब जब व्यापार किया जा रहा था, तो व्यापार करने के लिए भारत और यूरोप में जब व्यापार शुरू हुआ, तो उनके मध्य व्यापार जो है वो दो तरीके से या दो साधनों द्वारा शुरू हुआ, एक जल और दूसरा थल। आप सब जानते हो, थल यानी कि ज़मीन के रास्ते, जो कि रोड है, हाँ, रोडों से जो व्यापार किया जाता है साधन से, या जल यानी कि जो कि पानी के रास्ते से किया जाता है। पानी के रास्ते मतलब कि जल, आपने देखा होगा बड़े बड़े पानी के जहाज़ होते हैं। पहले के समय में बच्चों, कोई भी व्यापार जब एक देश दूसरे देश से करता था, तो अपने सामानों को, अपने वस्तुओं को एक दूसरे के तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाता था? बड़े बड़े जहाज़ों का, पानी वाले जहाज़, उन साधनों का इस्तेमाल किया जाता था। क्योंकि पहले के समय में ज़्यादा जो है रोडें जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रोड भी नहीं हुआ करती थी। ये सिर्फ एक देश की ही बात बता रहे हैं, हम अपने देश की ही बात बता रहे हैं। अगर हम लोग भारत की बात करें, तो हम ऐसा नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से हम चले जा सकते थे। उस समय रोड भी नहीं हुआ करती थी। और उसके बाद हवाई जहाज़, एरोप्लेन, इन सब के ज़रिए से भी व्यापार जो है वो नहीं हो पाता था। तो एक ही साधन जो था वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, जो था जल यानी कि समुद्र द्वारा व्यापार। और उसमें जो पानी के बड़े बड़े जहाज़ हुआ करते थे, उसमें सामान जो है वो एक जगह से दूसरे जगह या एक देश से दूसरे जगह जो है वो ले जाया जाता था। तो अब इन जो मार्ग थे उनकी संख्या, पहले तो बताया गया कि थल और जल दो साधन के द्वारा इन दो माध्यम से व्यापार जो है वो किया जाता था।
अब इन मार्गों की संख्या जो है उसमें भी 3 बताई गई हैं, जो कि अब जल और थल दोनों की 3 दोनों जो है ये माध्यम है, साधन के माध्यम है, और इनमें 3 संख्या बताई गई है, जो कि सबसे पहला जो है वो फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग जो था वो जाता था। हाँ, पहला इसमें 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला मार्ग क्या बताया गया है, जो कि फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री रास्ते से या समुद्री मार्ग से जाया करता था। दूसरा मार्ग जो था इसी तरह से वो था लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। पहला फारस की खाड़ी से होकर जाता था, समुद्री मार्ग था, और दूसरा भी मार्ग जो था वो लाल सागर, अभी सिर्फ किसकी बात हो रही है, ये सिर्फ समुद्री मार्ग की ही बात हो रही है। फारस की खाड़ी से होते समुद्री मार्ग जाता था, और दूसरा जो था वो लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया को जाता था, और इनसे भी समुद्र के द्वारा 2 क्षेत्र अलग अलग बताए गए हैं। कौन कौन से, वेनिस और जिनेवा, ये 2 अलग अलग क्षेत्र जो हैं इनमें व्यापार जो है वो किया जाता था, या इन रास्तों से जाया जाता था। फिर तीसरा मार्ग बताया गया है मध्य एशिया से मिस्र को और फिर यूरोप के लिए पहुंचता था। पहला फारस की खाड़ी से होकर जाता था, समुद्री मार्ग, दूसरा भी लाल सागर से होता हुआ अलेक्जेंड्रिया के रास्ते से होता हुआ वेनिस और जेनेवा के तक पहुंचाया जाता था। फिर तीसरा मार्ग क्या बताया गया है, जो कि मध्य एशिया से होता हुआ मिस्र और उसके बाद यूरोप को पहुंचाया जाता था। इस तरह से क्या हुआ, इनके इन 3 माध्यम से, इन 3 रास्ते इनके द्वारा जो वो व्यापार है वो किया जाता था। इसके बाद हम देखते हैं फिर इस प्रकार से यूरोप के सभी क्षेत्र में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो थे वो माने गए थे। अब क्या बताया जा रहा है कि ये यूरोप के ये सभी क्षेत्रों में से भारत में जो वस्तुओं का वितरण होता था उनमें वेनिस और जिनेवा जो है वो प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो है वो माने जाते हैं। अब जब यूरोप जो है वो अपने शक्तियों को भारत में लाने की कोशिश में है और कर रहा है, अपना व्यापार भारत से करके अपना यहाँ अपना एक तरह से कहा जाए अधिकार जमा रहा है, तो इसी बीच इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एक अधिकार जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों में क्या किया, अपने व्यापार की हिस्सेदारी उन्होंने करने लगे और यूरोप की जो हिस्सेदारी थी उस पर रुकावट लगा दिया। अब इटली देश जो था वो क्या करने लगा, अब जैसे 2 देश की हम बात कर रहे हैं, एक यूरोप है और दूसरा भारत है। अब भारत और यूरोप में जब व्यापार हो रहा है तो इनके जो बीच से जो देश या जो क्षेत्र पड़ेंगे, तो वो जाहिर सी बात है जब उन्हें ये पता चलता है कि एक देश दूसरे देश पे अपना अधिकार कर रहा है या अपना कब्ज़ा जमा रहा है या अपना व्यापार उन लोग से ज़्यादा कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उन्हें, तो वो क्या करेगा, वो अपना भी उसमें फ़ायदा देखेगा और नहीं तो वो उसमें बांधा डालेगा, रुकावट डालेगा। इसी तरह से इटली ने भी क्या किया, इन प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए, अपना अधिकार जमाने के लिए क्या किया, यूरोपीय शक्तियों की व्यापार में उन्होंने जो हिस्सेदारी थी उस पर रुकावट लगा दी। ठीक है, और उसके बाद 15वीं शताब्दी 1453 ईस्वी में 15वीं शताब्दी 1453 ईस्वी में कुदुसतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। ये एक देश है, कौन सा, कुदुसतुनिया, ये एक अलग क्षेत्र है जिस पे बताया जा रहा है 1453
13 ईस्वी में क्या किया गया, तुर्कों ने इस पर भी अपना अधिकार जमा लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुरानी सभी संचार के माध्यम को बंद कर दिया। अब आप देख रहे हो कि यूरोप जो है वो भारत से व्यापार कर रहा है, और इसमें कौन को रुकावट डाल रहे हैं। पहले तो इटली ने रुकावट डाली और उसने अपना अधिकार, एकाधिकार मतलब पूरी तरह से अपना अधिकार जमाने के लिए उनकी जो हिस्सेदारी थी व्यापार में, जो उनकी हिस्सेदारी थी उस पर रुकावट लगा दी। अब क्या कर रहे हैं, तुर्की जो है वो भी यूरोप की जो भारत से उनका संचार हो रहा था जिसके माध्यम से उसको बंद करवा दिया। इस तरह से कई अलग अलग क्षेत्रों ने, अलग अलग देशों ने बीच में यूरोप और भारत में बीच में जो व्यापार हो रहा था उसमें रुकावटें जो हैं वो लगाई। अब इस तरह से जो भी रुकावटें, जो भी बाधाएं इनके व्यापार में आ रही थी, उसके लिए यूरोप और भारत के मध्य क्या हुआ, व्यापार में बहुत भारी उन्हें नुकसान या धक्का पहुंचा। अब जब रुकावटें आ रही हैं, वो बीच बीच में जो अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अलग अलग जो बीच में देश आ रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया इटली थे, तुर्की थे, ये सब क्या कर रहे थे, रुकावटें डाल रहे थे, बांधा डाल रहे थे। और जब इस तरह की बाधाएं सामने आई तो यूरोप और भारत के मध्य जो व्यापार हो रहा था उसमें बहुत भारी उन्हें नुकसान होने लगा। तो उसके लिए इन्होंने फिर से समुद्री मार्ग की खोज करी। उन्होंने पहले तो ये व्यापार जो है, जो यूरोप का भारत से हो रहा था, तो पहले तो वो सीधे सीधे व्यापार कर रहे थे, मगर जब इन देशों से होते हुए जा रहे थे या इन क्षेत्रों से होते हुए जा रहे थे, तो इन लोग क्या कर रहे थे, रुकावट डाल रहे थे। मैंने बताया कि कोई भी एक देश अगर पूरी तरह से दूसरे उस पर कब्जा जमा रहा है और प्रॉफिट में है, तो दूसरा देश क्या कर रहा है, वो अपना अधिकार जमाने के लिए क्या कर रहा है, यूरोप की जितनी भी शक्तियां हैं, ये जितने भी उनके अधिकार, उसको रोक लगा रहा है या उनके व्यापार में रोक लगा रहा है, बांधा डाल रहा है। तो इसके लिए यूरोप और भारत के बीच जो व्यापार हो रहा था उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। अब उन्होंने क्या करा, दूसरा तरीका अपनाया। अब अपनाने के उन्होंने सोच रहे, उसके लिए उन्होंने दूसरी तरीके से समुद्री मार्ग की खोज उन्होंने की। ठीक है बच्चों, तो आज मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमारी फर्स्ट डे क्लास है, इसलिए आज मैं इतना ही आपको समझाऊंगी। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आता है, कोई कन्फ्यूजन होता है तो मैं उसको फिर से बता सकती हूँ, और नहीं तो उसके आगे का आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बच्चों जब आप पढ़े रहोगे और मैं जो आपको समझाऊंगी वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने बहुत सरल शब्दों में, साधारण सी जो हम लोग के जो कॉमन लैंग्वेज होती है, साधारण सी जो हमारी, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है, क्योंकि मुझे मालूम है हिस्ट्री जो है वो आपको बहुत ध्यान देने वाला विषय है, जिसमें आपको बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आया। और समझोगे बच्चों, कोई भी चीज़ अगर रटोगे तो नहीं समझ में आएगा। अभी हम यूरोप की शक्तियों का आगमन देख रहे हैं, किस तरह से उनका भारत में आगमन हो रहा है, वो आ रहे हैं, अभी उनका व्यापार हो रहा है। ठीक है, तो उसको मैंने अच्छे से आपको बता दिया है, कैसे कैसे वो उन्होंने आना शुरू किया, कैसे उनका संपर्क बना, कैसे उन्होंने व्यापार शुरू किया, किन के माध्यम से शुरू किया और किन किन रास्तों से होते हुए उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। और जब वो शुरू कर रहे थे तो इटली और तुर्की किस तरह से उन्होंने बाधाएं डाली। और अब जब यूरोप की शक्तियों को या यूरोपियों को अब क्या हो रहा है, बहुत भारी नुकसान हो रहा है, तो अब वो दूसरा रास्ता अपना रहे हैं अपना व्यापार को करने के लिए। तो दूसरा समुद्री मार्ग की खोज उन्होंने की है। अब इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।